everyone. I hope each one of you is keeping safe. तो आज हम 9th क्लास का सेल चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो में. बच्चे इस बार मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ आप लोगों के लिए, थोड़ा नया तरीका यूज़ किया है. सो लेट्स सी, ये नोट्स हैं, ठीक है. मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे दूँगी. ये सारे नोट्स हैं मेरे जो बनाए हुए हैं. हम यहाँ से स्टडी करेंगे सेल चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. सेल क्या होता है? सेल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम. बच्चे नोट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मैंने एक एक पॉइंट ऐसा कवर किया हुआ है कि आपके MCQ क्वेश्चंस, आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पूरी तरीके से कवर हो जाएं, ठीक है. तो अगर आपने सिर्फ ये नोट्स भी कर लिए ना, तो आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, वन वर्ड क्वेश्चन मिस नहीं होगा. और इसके साथ में मैं आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस भी एक वीडियो बना दूंगी, MCQ क्वेश्चंस की, असर्शन रीजनिंग एंड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस की. तो कंटिन्यू करते हैं. सीधा सीधा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देख लो बच्चे. ये पक्का है इन 6 में से एक आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. क्या है? सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करते हैं. रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किया. सो फर्स्ट डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अराउंड 1665 में रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ द ट्री, जो ट्री की ब्रांच होती है, उसके सेल्स से डिस्कवरी करी थी, उसके सेल की डिस्कवरी करी थी. फिर ल्यूएन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कन्फ्यूजन हो जाती है. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. सो न्यूक्लियस जो कि एकदम सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है. अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको आ रही हो पीछे से तो प्लीज़ इग्नोर करो उसे. मैं कोशिश कर रही हूँ हर वीडियो में कुछ बेटर करने की. जो भी आपके रिव्यूज़ हैं मुझे लिंक नीचे देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी कि सेल कैसे बनता है, सेल के क्या पार्ट्स होते हैं, ये थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट थे, स्लेडन एंड श्वान. इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है. नेक्स्ट इज विर्चो साइंटिस्ट का नाम है, कई लोग विर्को भी बोलते हैं. विर्को वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. विर्चो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि सेल्स अपने आप नहीं होते, कुछ पुराने ही सेल्स होते हैं जिनसे नए सेल्स बनते हैं, एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन करी थी. प्रोटोप्लाज्म सेल का एक पार्ट होता है, हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो वो टर्म किसने डिस्कवर करी थी? पुरकिंजी ने वो टर्म दी थी, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. एक बार दोबारा देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किया. ल्यूएन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. सेल थ्योरी दी स्लेडन एंड श्वान ने. और सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने बोला? ये विर्चो ने बोला. एंड प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म किसने कॉइन करी? पुरकिंजी ने, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर डिवीजन, यानी सेल के कितने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो देखेंगे. सबसे पहले आते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, एक ही सेल होता है पूरे ऑर्गेनिज्म में, और वही सेल सारा काम करता है, ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सिंगल सेल होता है उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो ऑर्गेनिजम्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ये 3 है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आगे बढ़ते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? द ऑर्गेनिजम्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मेनी सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है. इनमें एक सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है. तो अब बच्चे एक बात समझते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं तो हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा. अच्छा, ज़रूरी नहीं है सेल की एक ही शेप हो, अलग अलग शेप्स भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन उनका फंक्शन. सेल की अलग अलग शेप्स भी हो सकती हैं. तो हम बात कर रहे थे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बहुत सारे सेल्स हैं. अब क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल्स हैं तो हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, है ना. जैसे इसका एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया, दूसरे सेल का दूसरा फंक्शन हो गया. तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा. डिवीजन ऑफ लेबर क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर कहता है कि हर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे. अब क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था सिर्फ एक सेल था. यूनि का मतलब था वन.
लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं इसीलिए हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा और इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। टाइम टू टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है, और आप चाहें तो ये नोट्स बना भी सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखते जाओ, दैट वुड बी अ मच बेटर वे। आप शॉर्ट नोट्स लिखते जाओ, उससे क्या होगा आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा आसानी से लर्न होगा। 2 बार भी ये वीडियो देख लियो और 1 बार जो आपके बने हुए नोट्स हैं वो पढ़ लिए ना, तो आपका चैप्टर बिल्कुल कवर है। आगे बढ़ते हैं। द शेप एंड साइज़, ये बात मैं बता चुकी हूँ। जो शेप और साइज़ होते हैं सेल की वो डिपेंड करता है ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स। ठीक है, जैसे हर सेल की एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर फंक्शन उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक पर्टिकुलर साइज होता है। आगे बढ़ते हैं। द टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। बच्चे वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, लेकिन 3 मेजर पार्ट्स ऑलमोस्ट हर सेल में, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, 3 मेजर पार्ट्स होते ही हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है सेल का। तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 फंक्शन ऑलमोस्ट हर सेल में होते ही हैं। अगर हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, तो उसमें एक सेल होगा और एक सेल के अंदर ये 3 पार्ट्स तो होंगे ही हों। तो अब हम ये 3 पार्ट्स अच्छे से समझते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। मान लो ये सेल है, सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग, दूसरे पेन से दिखा देते हैं, एक आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की होएगी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। बच्चे प्लांट्स में एक और आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में होती है, लेकिन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होएगी? एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर ये वाली होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने येलो कलर की सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, मान लो ऐसे है कुछ, ठीक है, आपको हल्का सा गैप दिख रहा होगा, एक्चुअली गैप नहीं है, वो थिन सी लेयर है। वो ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है, बाकियों की नहीं करती। ठीक है, यानी कुछ मटेरियल्स अंदर जा सकते हैं और दूसरे मटेरियल्स अगर हम देखें तो अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए हमने इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कई बार ये वाला वर्ड यूज़ हो जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? वो वाली मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है अंदर एंटर करने के लिए और बाकियों को नहीं करती। दिस इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने ये येलो से दिखाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। किस में हेल्प करती है? डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस होता है वो हम समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए, मैं कोशिश करूँगी 2 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। तो इसमें सेल चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा, 2 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर लिखते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होएगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, हम डिफ्यूजन पार्ट पहले पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है मैंने कोशिश करी है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज CO2 एंड O2 फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे सब छोड़ो, पहले डायग्राम देखते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पे रेड से कुछ वो बना रखे हैं। रेड से मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर, अभी ऐसे समझ लो एक पर्टिकुलर सॉल्यूट है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर गैस ले लो, ये जो रेड से मैंने बना रखे हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे एक तरफ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और आपके राइट साइड पे रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में मैंने SPM लिख दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रेड वाले सेल्स हैं आपको दिख रहे हैं, रेड वाले ज़्यादा है क्वांटिटी में, रेड वाली जो गैस है, और
जो राइट साइड पे है कम है। तो क्या होगा, गैस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। तो हमने डिफ्यूजन क्या समझा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो गैसेस का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से ट्रांसफ़र होता है किस तरफ? जहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे। किसके थ्रू? थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आई होप डिफ्यूजन का प्रोसेस सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। अब कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। कई जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें लगा होगा। तो मैंने ऑस्मोसिस के लिए भी एक डायग्राम बनाया है। बच्चे, ऑस्मोसिस किस में होता है? वो लिक्विड्स में होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस किस में हुआ? मैंने यहाँ गैस का नाम लिया था। सो ऑस्मोसिस क्या है? आप पहले डायग्राम देख लो। मान लो कि एक यहाँ सोल्यूशन है, वो ब्लू कलर के जो आपको ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये चीज़ हमारी सॉल्यूट हो गई और ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। बच्चे, आपको क्लियरली दिख रहा है और आपको पता भी होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं और सॉल्यूट के बड़े होते हैं। आप चीनी और पानी का सल्यूशन देख लो। चीनी और पानी के सल्यूशन में आपको ये पता होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे होते हैं और चीनी हमें दिख भी जाती है। चीनी रिलेटिवली चीनी का मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स हमेशा ज़्यादा बड़े होते हैं। अब क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है इससे पास आउट नहीं हो पाते। लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्योंकि इनका साइज़ छोटा है तो ये पास आउट हो जाते हैं। मैंने दिखाया हुआ है ये पास आउट हो जाते हैं। लेकिन होंगे कहाँ? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होएगी वहाँ से मूव होंगे टूवर्ड्स लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो एक बार ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? सॉल्वेंट। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं या सॉल्यूट भी करते हैं। तो हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्मॉलर इन साइज होते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लार्जर इन साइज होते हैं। इसलिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कभी मूव नहीं करते। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर सॉल्वेंट है ना, वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ देखो ब्लू वाली, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन थी इस साइड पे, टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ब्लू वाले कम मॉलिक्यूल्स हैं, लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। और किसके थ्रू मूवमेंट हुई है? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मैंने पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग डिफ्यूजन द सॉल्यूट पार्टिकल्स बीइंग लार्जर नेवर पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा हो गया ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि ऑस्मोसिस के 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। अगेन यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक एक करके हम ये सॉल्यूशन समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब है क्या, पहले अगेन मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसके ऊपर राइट ओवर करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले डायग्राम बना दिया है। अब देखो यहाँ पे अगेन ये जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और जो पिंक वाले वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप ये देखो कि बाहर ये ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं और अंदर कम हैं। तो क्या होगा, बाहर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में हैं और अंदर मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या होगा, हायर टू लोअर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हुए, तो आप ये सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये रिलेटिवली फूल गया है, ये सेल रिलेटिवली फूल गया है। आप फर्स्ट डायग्राम में देखो सेल थोड़ा सा पतला है और सेकंड डायग्राम में सेल थोड़ा सा फूल गया है। तो इसी सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल, अंदर सेल में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, वाटर ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा सोल्यूशन कौन सा बोलेंगे हम, कैसा सोल्यूशन था, यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। और ये वाला पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, ये जो वाटर बाहर से अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडोऑस्मोसिस क्या प्रोसेस हुआ, जब मीडियम सराउंडिंग द सेल की कॉन्सेंट्रेशन हायर थी तो वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफ़र हुए, इसी प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस बोला गया। ठीक है, और जब ये वाला प्रोसेस हुआ तो सेल स्वेलअप हो गया, स्वेलअप मतलब फूल गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, हेंस द सेल विल स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होगा, देख लो पहले डायग्राम से, एकदम ऑपोजिट वाली बात है। यहाँ भी देखो अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हायर है, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है या फिर कम है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स जाएंगे अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, देखो श्रिंक हो रहा है ना, सेल मतलब सिकुड़ रहा है, तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। अब ऐसे सोल्यूशन को क्या कहलाएंगे, ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और हम इस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे, प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। वहाँ नाम था एंडोऑस्मोसिस, यहाँ नाम है एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैन इनसाइड द सेल, अंदर क्या है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और अब मीडियम में, बाहर वाले मीडियम में, ये मीडियम हो गया ना, मीडियम सराउंडिंग द सेल मतलब उसके आसपास का जो मीडियम है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लोअर है दैन इनसाइड द सेल, देन द सेल्स विल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। आपको दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में सेल रिलेटिवली बड़ा है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ सेकेंड डायग्राम में सेल रिलेटिवली श्रिंक हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जब सेल प्रेस हो तो क्या होता है, तब एक्सोऑस्मोसिस होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूँ मैं मिनिमम वर्ड्स में, और मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर हो जाए। तो हमारा तीसरा तरह का सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों तरफ बराबर हो, जो बाहर मीडियम है वहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इस वाले केस में तो ना ही सेल श्रिंक होगा और ना ही सेल स्वेलअप होगा। तो ठीक है, तो ये क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन इनसाइड द सेल, देन द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, फिर जो सेल होगा सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा। ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 तरह के सोल्यूशन। नेक्स्ट इज, अब इन दोनों का जो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इनका एक ऑस्मोसिस जो पूरा प्रोसेस है उसका यूज़ क्या होता है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ये बाद में लिखा था मैंने। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वो वाटर गेन करते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट की रूट्स से जब प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट की रूट्स से जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इस प्रोसेस को भी, ये प्रोसेस भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है।
आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं अमीबा के बारे में। सो अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। आपने ऊपर पढ़ा था अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सूडोपोडिया बोलते हैं। और अमीबा अपना फूड अंदर कैसे लेता है? इसी सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा फूड अंदर लेता है। आपने पढ़ा होगा ये वाला डायग्राम। अमीबा क्या होता है? थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उससे क्या होता है? फूड अंदर एंटर करता है, ठीक है। और ये वाला जो फूड अंदर एंटर करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। बस नाम याद रखना है, एंडोसाइटोसिस अगर टर्म आ जाए तो क्या है? अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। वो जब फूड अंदर लेगा, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग इन सब्सटेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से उसने फूड अंदर लिया, ठीक है, बाय एनगल्फिंग इट, तो इस प्रोसेस को बोला एंडोसाइटोसिस। डिफरेंस समझ लेना, ऊपर हम एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस पढ़ रहे थे, लेकिन नाम यहाँ क्या है? एंडोसाइटोसिस। ये एकदम अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऑल्सो इन अमीबा सर्टेन वेसिकल्स नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिलीजिंग देयर कॉन्टेंट्स टू आउटसाइड द सेल। अब देखो बच्चे, पूरा प्रोसेस समझ लो क्या होता है ये। अमीबा हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कैसी भी शेप होती है। अमीबा में पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है ऐसे, ठीक है, एक फिंगर लाइक। जब उसने बाहर से कोई फूड को देखा तो उस फूड के अराउंड एक फिंगर लाइक, ये फूड है हमारा, इस फूड के अराउंड एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई। ये जो ऐसे ये वाली चीज़ जो बनी है, ठीक है, इसी को सूडोपोडिया बोला। अब क्या हुआ? यहाँ से फिर फूड धीरे धीरे क्या होगा? अमीबा के अंदर ये वाला फूड चला जाएगा, ठीक है। तो ये फूड अंदर चला गया। ये वाले प्रोसेस को क्या बोला गया? ये जो फूड अंदर गया, ये किस प्रोसेस के थ्रू गया? एंडोसाइटोसिस। अब फूड अंदर चला गया, फूड यूज़ हो गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलना है। अब वेस्ट मटेरियल जो एग्जिट करेगा यहाँ से, वो वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? कुछ वेसिकल्स के थ्रू ये वाला प्रोसेस होगा। वेसिकल्स मतलब कुछ ट्यूब्स के थ्रू ये वाला प्रोसेस होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये वाला प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग या एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट टू आउटसाइड द सेल, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। जब अंदर लिया था फूड, इसका नाम था एंडोसाइटोसिस। और जब फूड उसने बाहर छोड़ा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ वेसिकल्स थे उसके थ्रू, ये वाले प्रोसेस को, जिससे उसने फूड बाहर छोड़ा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ कवर कर दिए। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर होगा, नई चीज़ है आप लिख लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं? बच्चे, सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं मैंने 3 बता दिए आपको। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, सेल वॉल के बारे में बता दिए। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कवर कर लिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब मेन न्यूक्लियस, सेल वॉल, इनके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कंबाइन करके सेल ऑर्गेनेलीज बोल दिया। अगेन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं अभी सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। सेकेंड पार्ट जब हम वीडियो का करेंगे तब ये वाले सारे टॉपिक्स हम वापस उठाएंगे, एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये हम समझेंगे। 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होता है और वैक्यूल्स होते हैं। तो ये वाला सारा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सेकंड वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। डू वेट फॉर द सेकंड वीडियो, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कुछ फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा लगा मेरा ये वाला मेथड, वीडियो जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।